हे गाइस, आप देख रहे हैं सिनेमा समर हिंदी, जहां पर आज मैं एक हॉरर मूवी स्पिरिट्स होम कमिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस मूवी की रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स है और इस मूवी को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस मूवी के साथ साथ और भी कई सारे मूवीज को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं द स्पिरिट्स ऑफ होम कमिंग में। इस मूवी की कहानी 1943 की है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था। ये मूवी एक यंग लड़की के ऊपर है जिसको किडनैप कर लिया गया था और उसे कंफर्ट वुमन बनाकर रखा जाता है, यानी कि उसे जापानी सोल्जर को खुश करना होता है। और इस कैंप में कई सारी लड़कियां कैद थी और उनका काम था जापान की इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स की जरूरतों को पूरा करना। तो गाइज, वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस मूवी के एंड का ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग है। तो मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत कुछ सिलाई का काम कर रही थी और पास ही में रखी टेलीविजन में किसी का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें एक बूढ़ी औरत ये बता रही थी कि जापानी सोल्जर ने उसके साथ क्या क्या किया। और इसे सुनते ही जो औरत कपड़े सिल रही थी वो अपना काम रखकर खुद की यादों में खो गई थी। और हम सीधा आ जाते हैं 1943 के साउथ कोरिया में। यहाँ पर जुंगमिन नाम की एक यंग लड़की दो और लड़कियों के साथ में हाइड एंड सीक खेल रही थी और खेलते टाइम वो पास से सोल्जर की गाड़ी को निकलता हुआ देखती है, जिसमें से एक सोल्जर उन लड़कियों को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रहा था। अब उस समय कोरिया में कुछ ताबीजों को लेकर बहुत ही अंधविश्वास था कि उनके होने से लक और बुरी चीजों से रक्षा होती है, और जुंगमिन को इन ताबीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अपनी सहेलियों से उनके ताबीज ले लेती है, लेकिन घर आने पर जुंगमिन की माँ उसे उन ताबीजों को वापस लौटाने के लिए कह रही थी। जुंगमिन की माँ उसे ऐसा करने के लिए उसे सजा के रूप में बहुत मारती है, जिससे कि उसके शरीर पर घाव पड़ जाते हैं। अब रात के समय जुंगमिन के माँ बाप अपनी बेटी के बारे में बातें कर रहे थे और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि जापानी सोल्जर धीरे धीरे गांव की लड़कियों को गायब कर रहे थे। जुंगमिन की माँ अपनी बेटी के तावीजों के प्रति दिलचस्पी से वाकिफ थी और इसीलिए वो उसके लिए एक तावीज भी बनाती है। फिर एक दिन जुंगमिन कहीं से वापस अपने घर लौट रही थी तो उसके पेरेंट्स कुछ सोल्जर से उन्हें छोड़ देने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो सोल्जर्स नहीं मानते। वो जुंगमिन को उसके माँ बाप से लेने आए थे। जुंगमिन की माँ उन सोल्जर से कुछ टाइम मांगती है और वो कुछ कपड़े पैक करके और कुछ पैसे जुंगमिन को देकर कहती है कि वो उसे इमरजेंसी में यूज करे, क्योंकि अगर वो कभी बच गई तो इन पैसों की मदद से वो फिर से अपना घर लौट आएगी। और फिर जुंगमिन को वहां से ले जाकर एक ट्रेन में बिठा दिया जाता है, जहां पर उसके ही जैसी कई सारी लड़कियां थी। उन्हें भी उनकी फैमिली से दूर ले जाया जा रहा था और किसी को भी ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ से कहाँ पर ले जाया जाएगा। जुंगमिन अपने पास बैठी एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रही थी और ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसने अपना नाम यंगी बताया और वो 15 साल की थी और उसकी माँ की अभी अभी मौत हो चुकी थी। जुंगमिन उससे दोस्ती करने के लिए उसे झूठ बोलती है कि वो भी 15 साल की ही है, और जुंगमिन यंगी को अपना तावीज दिखाती है जो कि उसे बुरी चीजों से दूर रखता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन अपने लंबे सफर के बाद में चाइना में आ पहुंचती है, जहां पर भी जापानी सोल्जर का कब्जा था। फिर सभी को एक मिलिट्री पोस्ट पर लाया गया था, जहां पर जापानीज औरत नोरी को सभी लड़कियों से उनकी एज पूछ रही थी। जुंगमिन से भी उसकी एज पूछी गई थी, जिसके बाद में जुंगमिन को पकड़कर एक हॉल में लाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स उसके प्राइवेट पार्ट को एग्जामिन कर रहे थे कि उसे किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। फिर उसे नहलाया जाता है और फिर उसे एक रूम में फेंक दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद में उस रूम में एक जापानी सोल्जर आता है और वहां आकर जुंगमिन से उल्टी सीधी हरकतें करने को कहता है, और अब वो जुंगमिन के साथ में इंटरकोर्स करना चाहता था। जुंगमिन खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो सोल्जर उसे खूब पीटता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और फिर वो सोल्जर उसे फिजिकली एब्यूज करता है। अब यहाँ पर सिर्फ जुंगमिन के साथ में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी उन सभी के साथ में ये सोल्जर्स किसी जानवर की तरह अपनी भूख मिटा रहे थे। उन्हें बुरी तरह से पीटने के बाद में उन्हें एब्यूज किया जा रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और हम देखते हैं कि जापानी सोल्जर पर कोरियन गोरिल्ला फाइटर्स हमला कर देते हैं, लेकिन ये गोरिल्ला फाइटर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, क्योंकि जापानीज इंपीरियल आर्मी के पास में मॉडर्न हथियार थे और वे इन कोरियन फाइटर्स को मार गिराते हैं। अब अगले सीन में हम फिर से जुंगमिन को देखते हैं, जो कि बेड पर पड़ी थी और बड़ी कमजोर हो चुकी थी। और फिर वहां पर एक सोल्जर आता है जिसको जुंगमिन को सर्व करना था। इस सोल्जर का नाम टनाका था और टनाका भी जुंगमिन के साथ में इंटरकोर्स करना चाहता था। वो जैसे ही जुंगमिन को देखता है तो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि वो उसकी छोटी बहन की तरह दिखाई देती है
और इसीलिए वो जुंगमिन को शांत होने को कहता है। वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन इस कैंप में जुंगमिन की ऐसी हालत हो गई थी कि उसे खुद का नाम तक याद नहीं था। और तो और जुंगमिन की तरफ बाकी लड़कियों की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जापानी सोल्जर उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते थे और लड़कियों को उन्हें सर्व किया जाता था और ये सब उन्हें रोज करना होता था। इन्हें सिर्फ यहाँ इन सोल्जर्स को खुश नहीं करना था, बल्कि उन्हें इसके साथ साथ यहाँ पर गुलामों जैसे सभी काम को करना था। अब एक दिन सभी काम कर रहे थे और लड़कियां ये बातें कर रही थी कि जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी और उन्हें यहाँ से भागने का प्लान बना लेना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद में जुंगमिन को अपने पेट में दर्द महसूस होता है और वो गिर जाती है। उसे बाद में फिर डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे बस अपने मंथली साइकिल्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लड़कियां बहुत कम उम्र में लाई जाती है। जुंगमिन को क्लिनिक में एक लाश दिखती है जो कि उस लड़की की थी जो कि सुबह से कहीं नहीं दिख रही थी, जिसे देखकर जुंगमिन रो पड़ती है क्योंकि उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद में जुंगमिन की मुलाकात तनाका से होती है, जो कि जुंगमिन को इस कैंप का मैप देता है ताकि वो यहाँ से बचकर भाग जाए। फिर रात के समय जुंगमिन, यंगही और भी कई सारी लड़कियां वहां से भागने का प्लान बनाती है और चुपके से भागकर जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन सोल्जर्स को जल्दी ही पता लग गया था कि कुछ लड़कियां भाग चुकी है और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक लड़की अंधेरा होने के कारण बाकी सभी से बिछड़ जाती है और जल्दी जापानी सोल्जर्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के अब बुरी तरह से पीटते हैं। उस लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटते हुए देखकर कुछ लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और वो सरेंडर कर देती है और बाकी लड़कियां चुपचाप से वापस अपने कैंप में आ जाती हैं। अब इन तीनों लड़कियों को भी लाकर उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उन्हें रात भर बहुत पीटा जाता है, जिससे कि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन तीनों लड़कियों को अगली सुबह एक ट्रक में भरकर बड़े कैंप में भेजा जा रहा था ताकि उनका वहां पर ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन असलियत में उन्हें जंगल में लाया जा रहा था जहां पर उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पर तनाका को उसका ऑफिसर उन्हें मारने के ऑर्डर देता है, लेकिन तनाका उन्हें नहीं मारना चाहता था और वो उन्हें मारने से पहले रुक जाता है, जिस कारण से उसका सीनियर ऑफिसर तनाका को ही गोली मार देता है और उसे बाकी सभी लड़कियों के साथ में जलाकर मार देता है। अब ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं और इन लड़कियों को सर्व करते हुए यहाँ पर 2 साल हो जाता है और इस समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एटॉम बम गिरा दिया जाता है और इसी के कारण जापानीज आर्मी को अब सरेंडर करना था। जापानीज आर्मी सरेंडर कर चुकी थी और सोल्जर को सर्व करने वाली जितनी भी लड़कियां थी उनके कैंप को भी बंद किया जा रहा था और जो लड़कियां वहां पर रखी गई थी उन्हें मारा जाने वाला था, क्योंकि अगर ये लड़कियां बच गई तो सारी लड़कियां जापान की पूरी पट्टी खोल देगी और उनकी गंदी करतूतें सबके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जुंगमिन यंगी को अपनी माँ के द्वारा दिया हुआ ताबीज देती है ताकि उसे कुछ न हो और जैसे ही जापानी सोल्जर्स उन्हें मारने वाले थे तभी पीछे से कोरियन सोल्जर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं और मौका देखकर जुंगमिन और यंगी वहां से भाग जाती है। वे दोनों भागते भागते घास के मैदान में पहुंचते हैं तो वहां पर एक घायल जापानी सोल्जर उन्हें मारना चाहता था, लेकिन वो उन्हें मारता है इससे पहले एक कोरियन सोल्जर उसके शरीर में गोली उतार देता है। अब जब उन सभी को कोरियन सोल्जर द्वारा सेफ जगह पर ले जाया जा रहा था तो पीछे से जो जापानी सोल्जर था वो अपनी गन को यंगी के ऊपर करता है, लेकिन जुंगमिन यंगी के सामने आ जाती है और खुद को सेक्रीफाइस करके यंगी को गोली लगने से बचा लेती है, लेकिन इस दौरान जुंगमिन नहीं बच पाती और वो मारी जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और मूवी 1991 में आ जाती है, जहाँ पर यून क्यूंग नाम की एक लड़की को उसकी माँ शमन यानी कि झाड़ फूक करने वाले के यहाँ पर ले जा रही थी, क्योंकि यून क्यूंग एक गूंगी लड़की थी और उसकी माँ चाहती थी कि वो फिर से बोलने लगे। लेकिन शमन के यहाँ पर यून क्यूंग की माँ को पता लगता है कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे कि वो मरे हुए लोगों से बातें कर सकती है। अब एक दिन यूंक्यून एक स्टोर में जाती है कुछ खरीदने के लिए और वहाँ पर कुछ हैंडमेड मॉडर्न ताबीज थे और ये ताबीज बनाने वाली लेडी यंग ही थी। यूंक्यून यंगी के पास्ट को एक ही झटके में देख लेती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है और उसे ये ऑफर करती है कि वो जुंगमिन की स्पिरिट को बुला सकती है ताकि जुंगमिन की स्पिरिट उसके सामने आए तो वो उसे माफी मांग सके और इससे उसकी स्पिरिट भी आज़ाद हो जाएगी और यंगी को भी कभी रिग्रेट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि एक रिचुअल के दौरान में जुंगमिन की स्पिरिट को बुलाया जाता है और जब जुंगमिन की स्पिरिट वहाँ पर आती है तो यंगी उसे माफी मांगती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इसीलिए उसका वही हार्ट फेल हो जाता है। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जुंगमिन की आत्मा अपने पुराने घर में लौट रही थी
उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी कई सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।